पहला है नमक का दरोगा। पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी, कृष्णनाथ। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। दूसरा, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक, धरती। सही उत्तर होगा बच्चों नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके पोबारे थे? मतलब किनके पोबारा का मतलब क्या है कि कौन लोग मालामाल हो रहे थे, मजे थे मतलब। तो गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के, बच्चों के। तो अधिकारियों के पोबारा थे। नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील। तो नमक विभाग में दारोगा पद के लिए वकील भी ललचाते थे। नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? अलोपीदीन को, बंशीधर को, बदलू सिंह को, दाता दीन को। तो ये नौकरी मिली थी बंशीधर को। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन, रामदीन, दाता दीन, माता दीन। सही उत्तर होगा बच्चों अलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की क्या जागती थी? आँख, कान, जीभ, नाक। तो दुनिया की जीभ जागती थी, मतलब लोगों की जुबान चालू थी। किसका लाखों का लेन देन था? बंशीधर का, मुरलीधर का, माता दीन का, अलोपीदीन का। सही उत्तर होगा बच्चों अलोपीदीन का। अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? तो किसके बल पर खरीद लेना चाहते थे? बल, छल, रिश्वत, संबंध। तो रिश्वत के बल पर खरीद लेने का विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कथन किसका है? बंशीधर, अलोपीदीन, बदलू सिंह, बंशीधर के पिता का। तो ये है अलोपीदीन का। अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? तो अलोपीदीन हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू, लठेत। बच्चों सही उत्तर है हथकड़ियाँ देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको हथकड़ियाँ पहना सके, लेकिन बंशीधर ने अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए उनको हथकड़ियाँ पहना दी थी। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका था? आपने अगर कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि जो बंशीधर थे वो बिल्कुल रिश्वतखोरी नहीं करना चाहते थे, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहते थे। और इसके लिए जब अलोपीदीन ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 40,000 की बात नहीं, आप 40 लाख भी देंगे तो मैं नहीं लूँगा। तो ये कथन किसका है? बंशीधर का। बंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? बंशीधर की, मजिस्ट्रेट की, अलोपीदीन की, माता दीन की। तो अलोपीदीन की। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880, 1888, 1800, 1860। सही उत्तर होगा बच्चों 1880। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1933, 1934, 1935, 1936। इनका निधन हुआ था 1936 में। मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण हैं? निवार बुनने, रोटी पकाने, चित्रकारी, कहानी लेखन। तो रोटी पकाने में निपुण हैं। मियां नसरुद्दीन किनके मसीहा थे? नान बाइयों के, नान बाइयों के, नवाबों के, नवाब बाइयों के। तो नान बाइयों के मसीहा थे। लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी थी? मटियार, मुटियार, मटिया, बटिया। तो लेखिका गुजरी थी मटिया की तरफ से। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? पढ़ैया, गया, मया, मढ़ैया। तो किस मोहल्ले में थी? गया। मियां नसरुद्दीन किस पर बैठे हुए थे? चारपाई पर, पटड़े पर, स्टूल पर, कुर्सी पर। तो मियां नसरुद्दीन बैठे हुए थे चारपाई पर। मियां नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज में सिर हिलाया? 5, 6, 8, 10। तो मियां नसरुद्दीन ने 5 हजारी के अंदाज में सिर हिलाया। मियां नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियां शौकत, मियां रहमत, मियां बरकत, मियां शराफत। तो इनके पिता का नाम था मियां बरकत। मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन है? तो इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियां नसरुद्दीन क्या समझते हैं? वो क्या समझते हैं? निठल्ला, बेकार, आवारा, निखट्टू।
तो मियाँ नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले और बनाने वाले को निठल्ला समझते हैं। निठल्ला क्या होता है बच्चों? जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, चुपचाप ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करते। मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का नाम क्या था? लल्लन, कल्लन, दल्लन, सल्लन। इनके दादाजी का नाम था कल्लन। मियाँ नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है? मीना साज को, आईना साज को, अखबार नवीस को, नगीना साज को। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात कहा है अखबार नवीस को। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी जनाब पकती है किससे? सांच से, कांच से, आँच से या माँच से? तो रोटी पकती है आँच से। मियाँ नसीरुद्दीन कितने वर्षों के हो चुके थे? 80, 70, 60, 65। तो इनकी उम्र हो चुकी थी 70। मियाँ नसीरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 60, 70, 80, 90। तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी 80 के वर्ष में। तब ये कह रहे हैं कि पता नहीं हम वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं, हमें मोहलत मिलेगी कि नहीं, हम 70 के तो हो चुके हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा? तो गब्बन को, बब्बन को, झगन को, संगन को। तो इन्होंने कहा बब्बन को। मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते हैं? तो मियाँ नसीरुद्दीन 2 रुपये देते हैं 1 मन के पीछे। मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए देते हैं? तो 4 रुपये मैदे का आटा लगाने का देते हैं। मतलब 1 मन के पीछे 4 रुपये। और मन में कितने किलो होता है बच्चों? 40 किलो। मियाँ ने रुखाई से जैसे क्या काट दी? आंत, फांक, सांत, तांत। तो मियाँ ने रुबाई से फौक काट दी। तुन की रोटी से भी ज़्यादा महीन होती है? मलमल, रेशम, पापड़, नायलॉन। तो पापड़, जो तुन की रोटी है वो पापड़ से भी महीन होती है, मतलब बारीक होती है, पतली होती है। निकाली कहाँ से और निगली तथा हजम? तंदूर से, चूल्हे से, भट्टी से, गैस से, भट्टी से। तो इसका आएगा तंदूर से। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर हैं? सही उत्तर होगा बच्चों 56 प्रकार की। मियाँ नसीरुद्दीन का चेहरा किसकी मार से पका था? मौसम, तंदूर, सर्दी, गर्मी। सही उत्तर होगा मौसम की मार से पका था। पेशानी किसे कहते हैं? माथे को, मुंह को, नाक को, ओठों को। तो कहते हैं माथे को। रंगरेज क्या होता है? कपड़ा सीने वाला, कपड़ा रंगने वाला, कपड़ा धोने वाला, कपड़ा बनाने वाला। तो कपड़ा रंगने वाला रंगरेज होता है। सीरमाल क्या है? सीरमाल है रोटी। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन हैं? अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन हैं? धनपत राय, सत्यजीत राय, प्रणव राय, राम मोहन राय। सही उत्तर है बच्चों सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1923। सही उत्तर है 1921। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, वर्धमान, हुगली, दार्जिलिंग। इसका जन्म कोलकाता में हुआ था। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में हुआ था। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया? भारत भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो सत्यजीत राय को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत राय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कौन सी है? बरसात, सदगति, श्री 420, आवारा। सदगति इनकी प्रसिद्ध फिल्म है। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? अपराजिता, जल सागर, पथेर पंचाली, देवी चारुलता। तो इनकी जो पहली बांग्ला फिल्म है वह है पथेर पांचाली। अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा पाठ है? तो जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा। ये है संस्मरण। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है? अपराजिता, जलसायर, पथेर पांचाली, देवी चारुलता। तो ये संबंधित है पथेर पांचाली के अनुभवों से।
पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? तो इसकी शूटिंग का काम चला 2.5 साल तक। इसलिए इस पाठ का भी नाम क्या है? अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? स्थान नहीं था, अनुभव नहीं था, पैसा नहीं था, कलाकार नहीं था। तो पैसा नहीं था। अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 5, 6, 7, 8। 6 वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था। नाजुक आवाज़ में बोलने वाले का नाम क्या था? रिया, टिया, सिया, जिया। तो नाजुक आवाज़ में बोलने वाले का नाम था टिया। कौन सा बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना? सुधीर, सुबीर, सुखबीर, सुमीर। सुबीर नाम का जो सुबीर बनर्जी जो था वो अप्पू बना था। इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली सुनने वाला देवी कितने वर्ष की थी? तो इंदिरा ठाकुरून नहीं आएगा, ठाकुरायन आएगा। ये 80 साल की थी। पालसीट गांव कोलकाता से कितने मील दूर है? 50 मील, 60 मील, 70 मील, 80 मील। पालसीट गांव कोलकाता से 70 मील दूर है। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुंचता है? प्लास, कास, आकाश, उजास। तो ये कास के फूलों के वन में पहुंचता है। भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया? तो भूलों की भूमिका के लिए 2 कुत्तों से काम लिया गया। अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वमान्या, सर्वजया, सर्वगुणा, सर्वसंपन्ना। इसका सही उत्तर होगा सर्वजया। शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? गोपाल, बोडाल, नेबूर, चटगांव। शूटिंग की दृष्टि से बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था। भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे? भूल, सिंह, सांप, डाकू। सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? हिटलर जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, अफगानिस्तान। जर्मनी का तानाशाह था। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के थे, जर्मनी के थे, अमेरिका के थे, जापान के थे। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब्दुल गफ्फार खान को किस गांधी के नाम से जाना जाता था? सीमांत, पठान, श्रीमंत, संपन्न। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था, क्या था? एक धोबी था, दर्जी था, वकील था, नेता था। तो राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी जो था वो धोबी था। सुबोध दा किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक बीमारी, हृदय की, फेफड़ों की, पेट की। तो मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल किशन गुप्त, बाल गोपाल गुप्त। तो सही उत्तर है बच्चों बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1862, 1863, 1864, 1865। तो इनका जन्म हुआ था 1865 को। तीसरा प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुड़ियानी में। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? पत्रकार थे, अध्यापक, व्यवसायी, क्रांतिकारी। तो बाल मुकुंद गुप्त एक पत्रकार थे। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? 1902, 1904, 1906, 1907। इनका निधन हुआ था 1907 में। आप इस देश से अलग होते हैं, इसका आशय क्या है? यहाँ से निलंबित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से त्याग पत्र देते हैं, यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं। तो इसका आशय है यहाँ से भगाए जाते हैं। लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इनके बीच तीसरी शक्ति है। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? लॉर्ड कर्जन भारत में 2 बार आए थे। बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? तो बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है। लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली। सही है उत्तर है बच्चों बम्बई। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला चले हैं? तो लॉर्ड कर्जन इस देश में प्रेम, उत्साह, आनंद, अशांति। सही है अशांति
फैला चले हैं। तो अंग्रेज अधिकारी थे, भारत में अशांति के अलावा किया ही क्या था उन्होंने। तो कोई भी वाइसराय गवर्नर जनरल था वो सिर्फ लूटता था, किसानों की बर्बादी का कारण वही था। और मध्यम वर्ग के लिए मुसीबत अंग्रेजी थे। जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको पैसे का लालच देकर अपनी सेना में भर्ती कर लिया, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए कार्य करते थे अंग्रेज लोग। तो अशांति ही अशांति थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? रोटी की भांति, पानी की बूंदों की भांति, घी के छोंक की भांति, मालपुए की भांति। तो पानी की बूंदों की भांति। लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? तो लॉर्ड कर्जन की कुर्सी सोने की थी। जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल। तो जुलूस में लॉर्ड कर्जन जो थे हाथी पर सवार थे। लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी? संगी, जंगी, तरंगी, फिरंगी। तो जंगी लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी। कितने करोड़ प्रजा के कहने पर लॉर्ड ने ध्यान न देकर बंग विच्छेद किया? तो बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो 8 करोड़ की पब्लिक की बातों का ध्यान न रखते हुए भी बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह कहलाता है। तो जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह कहलाता है सूत्रधार। लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी? कादिर, नादिर, सादिर, हार्दिर। तो लॉर्ड की जिद जो थी वो नादिर से भी बढ़कर थी। दिल्ली में कत्लेआम किसने किया? आसिफ जाह, नादिर शाह, शाह आलम, महमूद शाह। तो दिल्ली में कत्लेआम किया था नादिर शाह ने। जार शब्द किस देश के तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता था? जार शब्द रूसी तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता था। पहला प्रश्न है बच्चों, मोहन के पैर अनायास ही किस टीले की ओर मुड़ गए? मोहन के पैर अनायास ही, अनायास मतलब अचानक, अनायास ही किस टीले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार, गल्पकार, कुंभकार, स्वर्णकार। तो शिल्पकार की ओर मुड़ गए। शिल्पकार क्या होता है बच्चों? जो किसी चीज़ का निर्माण करता है तो उसे शिल्पकार कहते हैं। मोहन के मन में किसकी ऑफर की अनुगुंज शेष थी? धनपत, धनराज, धनसिंह, धनराम। तो धनराम के ऑफर की अनुगुंज शेष थी। धनराम क्या काम करता था? सुनार का, लोहार का, कुंभकार का, बढ़ई का। तो धनराम क्या काम करता था? लोहार का था, जो लोहार का काम करता था। निहाई किस चीज़ का बना ठोस टुकड़ा होता है? पत्थर का, पीतल, तांबा, लोहे। तो निहाई लोहे की चीज़ का बना हुआ ठोस टुकड़ा होता है। पांचवा प्रश्न है, मोहन के पिता का नाम क्या था? धनराम, बंशीधर, चंद्रदत्त, गणनाथ। मोहन के पिता का नाम था बंशीधर। बंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? बंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त के लिए रुद्री पाठ किया? गणनाथ, गजनाथ, गोनाथ, गवनाथ। तो गणनाथ जाकर रुद्र पाठ किया। कितने मील की सीधी चढ़ाई अब बंशीधर के बुत्ते की बात नहीं थी? 1, 2, 3, 4। तो 2 मील चढ़ाई अब बंशीधर के बस की बात नहीं थी। मोहन हंसुए की धार बनवाने के लिए किसके पास जाता है? गणनाथ के पास, चंद्रदत्त, त्रिलोक सिंह, धनराम। तो मोहन जाता है धनराम के पास। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? गोपाल सिंह, त्रिलोक सिंह, रमेश सिंह, चंद्र सिंह। तो उसके प्रारंभिक जो अध्यापक थे वो थे त्रिलोक सिंह। किसकी दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे? गोपाल सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह, सुल्तान सिंह। तो गोपाल सिंह के हुक्के का आखिरी कस खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे। गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? शेखर सुमन, शेखर शर्मा, शेखर जोशी, शेखर त्रिपाठी। तो सही उत्तर होगा शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। सही उत्तर है 1932। शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? पद्म श्री, पहल, ज्ञानपीठ, प्रकर। तो शेखर जोशी को सम्मान जो मिला था वह है पहल। धनराम को मास्टर जी की किस चीज़ का डर लगता था? तो धनराम को मास्टर जी की
छड़ी का डर लगा रहता था। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य कौन था? सोहन, रोहन, जोहन, मोहन। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य मोहन था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसको ही मॉनिटर भी बनाकर रखते थे। धनराम ने किस कक्षा तक विद्यालय का मुंह नहीं देखा? तो धनराम ने तीसरी कक्षा तक विद्यालय का मुंह नहीं देखा। बंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा? तो बंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश किसके साथ भेजा था? रमेश के साथ। रमेश मोहन को क्या समझता था? भाई, नौकर, मित्र, भतीजा। तो रमेश मोहन को सिर्फ नौकर ही समझता था। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। मोहन ने पढ़ाई की 8वीं तक। मोहन धनराम से पर धार लगवाने गया। मोहन धनराम से किस पर धार लगवाने गया? कैंची, चाकू, तलवार, हंसुआ। तो हंसुआ पर धार लगवाने गया था। मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? सर्जन की, गर्जन की, सर्जक की, तर्जक की। तो मोहन की आंखों में सर्जक की चमक थी। तो एक क्रिएटर होते हैं ना, उसको कहते हैं सर्जक। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया। धनराम ने जब बंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया? तो आर्मी में, सेक्रेटरीट में, स्कूल में, पुलिस में। तो बंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो बंशीधर ने कहा वह सेक्रेटरीट में काम करता है। पहला प्रश्न है बच्चों, स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता कौन है? स्पीति में बारिश इस पाठ के रचयिता कौन है? कृष्णनाथ, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी, प्रेमचंद। तो इसके रचयिता हैं कृष्णनाथ। स्पीति में बारिश ये किस विद्या से संकलित है? मतलब ये कहानी है कि निबंध है कि यात्रा है या रेखाचित्र है? तो ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, स्पीति किस राज्य की एक तहसील है? स्पीति मतलब कहाँ की जगह है, कौन से राज्य की तहसील है? हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, राजस्थान की। तो ये है हिमाचल की। अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहौल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? तो अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहौल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? वायरलेस सेट से। वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है? 150 मील, 160, 170, 180। तो 170 मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है। कौन से मौसम में? वसंत ऋतु में। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे? जोगा सिंह, दरियाव सिंह, जोरावर सिंह, होशियार सिंह। तो जोरावर सिंह के आक्रमण से भयभीत थे लोग और ये स्पीति को छोड़कर भाग गए थे। स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील कितने से भी कम है? तो स्पीति की संख्या 4 वर्ग मील प्रति वर्ग मील 4000 से भी कम है। लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब मल, राजा गुलाब राय, राजा गुलाब सिंह, राजा गुलाब चंद। तो लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब सिंह। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? बोनो, टोनो, नोनो, पोनो। तो लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन नोनो चलाता था। सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का एक जिला बना दिया गया? सन 1960 में लाहौल स्पीति को हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, तो पंजाब का जिला बना दिया गया। लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया? लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला 1966 में बनाया गया। लाहौल स्पीति के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लाहौल स्पीति के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 फीट। तो इसकी पहाड़ों की ऊंचाई है 18,000 फीट। स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है? रावी नदी में, सतलुज में, झेलम में, व्यास में। तो ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ये क्षेत्र वर्ष में कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? तो ये क्षेत्र 8-9 महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है।
लाहुल में कितनी ऋतुएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो 2 ऋतुएं हैं। एक तो वसंत ऋतु है और फिर ग्रीष्म ऋतु है। स्पीति में वर्षा कब होती है? सदा, कभी कभी, कभी नहीं, बहुत कम। तो कभी कभी होती है। स्पीति में कौन सा फल उगता है? स्पीति में कोई भी फल नहीं उगता। स्पीति में साल में कितनी फसलें होती हैं? स्पीति में साल में 1, 2, 3 या कोई नहीं, तो एक ही फसल होती है। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? विदर्भ में, कैलाश में, विंध्याचल में, अरुणाचल में। तो कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। मध्य हिमालय किसकी पहुँच से परे है? मानव मानसून जनशून्य असीम से। तो मानसून से परे है। ओम मणि पदम हूँ किनका मंत्र है? जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का, शैवों का। तो ये बौद्धों का मूल मंत्र है। संसार और दूसरा क्या अंतय है? तो संसार और दूसरा निर्माण, निर्वाण, निर्यात, निर्वाचन। तो निर्वाण अंतय है। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? जीवन है, उत्साह है, अंधविश्वास है, मृत्यु है। तो लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया? ऋतु संहार, ऋतु प्रहार, ऋतु संदेश, ऋतु प्रसंग। तो ये ऋतु संहार में किया। लाहुल स्पीति में सुखद संयोग किसे माना गया है? तो लाहुल स्पीति में सुखद संयोग वर्षा को माना गया है। पहला प्रश्न है, रजनी की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा बच्चों मनु भंडारी। दूसरा प्रश्न है, रजनी किस विद्या से संबंधित है? रजनी किस विद्या से संबंधित है? तो ये कहानी, निबंध, एकांकी, पटकथा। तो ये संबंधित है पटकथा से। लीला ने मंगवा रखी थी, क्या मंगवा रखी थी? बर्फी, केसरिया रसमलाई, जलेबी, इमरती। तो लीला ने मंगवा रखी थी केसरिया रसमलाई। बच्चों हमने पढ़ा था कि अमित की माँ का नाम लीला था और उसने मिठाई इसलिए मंगवा रखी थी कि अमित का रिजल्ट आने वाला था। अमित के गणित में कम नंबर क्यों थे? बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। इसी के ऊपर पाठ रचा गया है, कहानी लिखी गई है, ये पटकथा लिखी गई है कि अमित को गणित में कम नंबर क्यों थे। ट्यूशन लेने से, ट्यूशन न लेने से, कम पढ़ने से, प्रश्न गलत होने से। बच्चों अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो सीधी सी बात है, आप इसका उत्तर ये करोगे कि ट्यूशन न लेने से उसको नंबर कम आए थे। हकीकत तो यही है कि इसका उत्तर तो यही होगा ट्यूशन न लेने से। लेकिन अगर ट्यूशन ले लेता और पढ़ाई में कमज़ोर होता तो भी उसको नंबर अच्छे आते। उसने ट्यूशन नहीं ली, इसकी चिढ़ के कारण उसके टीचर ने उसको गणित में नंबर नहीं दिए थे, जबकि अमित बहुत ही मेधावी छात्र था। मैथ्स के सर थे, क्या नाम था मैथ्स के सर का? मिस्टर शर्मा, मिस्टर पाठक, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गर्ग। तो मैथ के सर थे मिस्टर पाठक। लीला 2 गिलासों में क्या लेकर आई थी? दूध लेकर आई, शरबत, शिकंजी, जूस। तो लीला 2 गिलासों में शिकंजी लेकर आई थी। जो नींबू पानी होता है उसको शिकंजी कहते हैं। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? अमित को मैथ्स में 72 नंबर मिले थे, 72, जबकि उसने पेपर फुल मार्क्स वाला किया था। रजनी के पति घर क्या भूल गए थे? घड़ी, मोबाइल, फाइल, चाबियाँ। तो रजनी के पति फाइल भूल गए थे, लेकिन जब रजनी को फ़ोन किया तो रजनी घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी? डायरेक्टर के पास, चपरासी की जेब में, डस्टबिन में, मेज़ पर। तो चपरासी की जेब में थी। बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? तो बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद 90% ग्रांट देता है। रजनी ने किसे इश्यू उठाने के लिए कहा था? हेडमास्टर को, डायरेक्टर को, पति को, संपादक को। तो रजनी ने ये मुद्दा उठाने की बात कही थी संपादक से।
क्योंकि वह पहले हेडमास्टर से मिल चुकी थी, उसके बाद जो डायरेक्टर था उससे भी मिल चुकी थी एजुकेशन का, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर संपादक के पास जाती है। किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी? 20, 22, 25, 30। तो 25 तारीख को मीटिंग होनी निश्चित हुई थी। रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? रजनी रसमलाई अमित के मुंह में डालती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा? उसके पति ने। रसोई से हाथ पहुँचते हुए कौन निकलती है? रजनी, लीला, शीला, माला। तो रसोई से हाथ पूछते हुए निकलती है शीला। बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए, ये किसने कहा? रजनी ने, हेडमास्टर ने, लीला ने, पाठक सर ने। तो ये बात कही रजनी ने। पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? तो पाठक सर से कुल 22 लड़के ट्यूशन लेते थे। अब ये रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। कथन किसका है? हेडमास्टर का, डायरेक्टर का, रजनी के पति का, लीला का। तो ये कथन लीला का है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। कथन किसका है? हेडमास्टर का, डायरेक्टर का, संपादक का, रजनी के पति का। तो ये कथन है संपादक का। संपादक किसके द्वारा राइट ऑफ फ्लैश करवाएगा? संपादक किसके द्वारा राइट ऑफ फ्लैश करवाएगा? पीटीआई, पीटीसी, पीटीटी, पीटीडी। तो ये पीटीआई से राइट अप करवाएगा। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? हेडमास्टर ने, डायरेक्टर ने, बोर्ड ने, संपादक ने। तो मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया बोर्ड ने। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? तो निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर प्रदर्शनी, सेमिनार्स, नुक्कड़ नाटक, संगीत सम्मेलन, इसमें से आएगा सेमिनार कंडक्ट किए। डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? तो डायरेक्टर के पास थी, चपरासी की जेब में थी, डस्टबिन में थी, रजनी के पास थी। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बच्चों। चपरासी की जेब में थी स्लिप। रजनी में कितने हृदय हैं? 2, 4, 5, 7। 7 इसका सही जवाब है। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? तो केसर की सुगंध आई थी। पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू, मनु भंडारी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद। तो ये कहानी रचित है कृष्णचंद्र। जामुन का पेड़ कैसी कथा है? गंभीर है, हास्य व्यंग्य है, वीरतापूर्ण है, त्रासद है। तो ये जो कथा है ये है हास्य व्यंग्य। सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़ गिरा था। किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था? क्लर्क ने, सेक्रेटरी ने, माली ने, सुप्रीटेंडेंट ने। तो ये सबसे पहले देखा माली ने। किसने कहा कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? माली ने, क्लर्क ने, सुप्रीटेंडेंट ने, अंडर सेक्रेटरी ने। तो ये किसने कही ये बात कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? तो ये बात कही माली ने। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? कृषि विभाग से, वित्त विभाग से, राज्य विभाग से, वन विभाग से। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये संबंधित था। सही उत्तर होगा बच्चों कृषि विभाग से। पेड़ के नीचे दबे व्यक्तियों को किसने खाना खिलाया था? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को आएगा, यहाँ पर व्यक्तियों नहीं आएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति दबा था। तो ये यहाँ पर व्यक्तियों को सही कर लेना, व्यक्ति आएगा। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया था? कांस्टेबल ने, माली ने, सुप्रीटेंडेंट ने, क्लर्क ने। तो माली ने खाना खिलाया था। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह गिरा था? तो टांग पर, कुल्ले पर, पीठ पर, छाती पर। तो कुल्ले पर गिरा हुआ था। यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट दो। किसने कहा? माली ने, मंचले ने, क्लर्क ने, कांस्टेबल ने। तो एक ऐसे ही शरारती इंसान था, उसने कहा कि पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को काट दो, आधा इधर से खींच लेना, आधा इधर से खींच लेना।
मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा था? कंपाउंडर को, सर्जन को, केमिस्ट को, फिजिशियन को। तो ये भेजा था सर्जन को। दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? मतलब उसका बिजनेस, उसका काम, उसकी जॉब क्या थी? तो दबा हुआ व्यक्ति अध्यापक, कवि, दुकानदार, संवाददाता था। तो वह था कवि। कवि का उपनाम क्या था? ओम, ओस, ओज, ओ। तो उसका उपनाम था ओस। कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बूंद के फूल। तो उसकी रचना का नाम था ओस के फूल। कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था? पत्नी को, पुत्र को, पिता को, माता को। तो कवि के मर जाने के बाद वजीफा दिया जाता था, पत्नी को दिया जा सकता था। सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सर पर ले ली थी? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सर पर ले ली थी। रात को बड़े जोर का क्या चला था? झगड़ा, झक्कड़, झंझट, झंझार। तो रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? ये कथन किसका था? कलर का, माली का, चपरासी का, कांस्टेबल का। तो ये कलर का कथन था। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। कथन किसका है? कलर का, माली का, चपरासी का, सुप्रीडेंट का। तो ये कथन था माली का। दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कल्चरल, प्रोफेशनल। तो ये विभाग से माना गया, कल्चरल विभाग से। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? सुप्रीडेंट ने, मंत्री ने, सचिव ने, प्रधानमंत्री ने। अंतिम आदेश दिया प्रधानमंत्री ने। प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी हैं, जो कि मैं आपको सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णनाथ, कृष्णचंद्र। तो भारत माता है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित पाठ है। दूसरा प्रश्न, ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये है पांचवा अध्याय। भारत किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। खैबर दर्रा किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर। तो ये है उत्तर पश्चिम में। कन्याकुमारी किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कन्याकुमारी है दक्षिण में। सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर। तो सबसे अधिक प्रश्न इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से किसान पूछते थे। भारत माता दरअसल क्या है? जमीन, सेना, नेता, करोड़ों देशवासी। तो भारत माता दरअसल करोड़ों देशवासी हैं। किसने ये उत्तर दिया था? भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो ये उत्तर किसने दिया था? जाट ने, अध्यापक ने, नेता ने, डॉक्टर ने। ये उत्तर दिया था जाट ने। महदूद नज़रिया कैसा होता है? विस्तृत, सीमित, मध्यम, निकृष्ट। तो महदूद नज़रिया सीमित होता है। ये सा, इसका क्या अर्थ होता है? एक समान, अलग अलग, विभाजित, मजबूत। बच्चों, इसका अर्थ होता है एक समान। किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी? 20, 30, 40, 50। तो 30 के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपिता। तो आपको पता ही है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेहरू जी बच्चों के बीच में किस रूप में जाने जाते थे? तो नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। नेहरू जी का जन्म किस सन में हुआ? 1888, 1889, 1891, 1892। तो इनका जन्म हुआ 1889। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1961, 1962, 1963, 1964। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला प्रश्न है,
आत्मा का ताप पाठ के रचयिता कौन है? सैयद हैदर रजा, सैयद अहमद रजा, सैयद जलाल रजा, सैयद मोहम्मद रजा। सही उत्तर होगा बच्चों सैयद हैदर रजा। आत्मा का ताप साहित्य की किस विद्या से संबंधित है? कहानी, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र। तो ये आत्मकथा है। कहाँ के स्कूल में लेखक ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? मुंबई, जबलपुर, नागपुर, जामनगर। तो लेखक ने नागपुर की स्कूल में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेखक कहाँ ड्राइंग का अध्यापक बन गया था? रायपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, अकोला। तो लेखक बन गया था अकोला में। जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी? तो इस जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। सरकार ने कहाँ ड्राइंग अध्यापक देने की पेशकश की थी? चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, गोंदिया। तो सरकार ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक देने की पेशकश की थी। लेखक ने कहाँ रहने का निश्चय किया था? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। लेखक ने मुंबई रहने का निश्चय किया था। लेखक को रहने का स्थान किस ड्राइवर ने दिया था? टैक्सी ड्राइवर ने, ट्रक ड्राइवर ने, बस ड्राइवर ने, थ्री व्हीलर ने। तो लेखक को रहने का स्थान दिया था टैक्सी ड्राइवर ने। टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या था? गाल्फ, राल्फ, गोल्फ, रोल्फा। तो टैक्सी ड्राइवर का नाम था राल्फ। सन 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का कौन सा पदक मिला था? सन 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का कौन सा पदक मिला था? रजत, स्वर्ण, कांस्य, कोई भी नहीं। तो स्वर्ण पदक मिला था। किस सरकार ने लेखक को छात्रवृत्ति दी थी? अमेरिका की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने, रूस की सरकार ने या फ्रांस की सरकार ने? तो फ्रांस की सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी। रुडॉल्फ वैन लेडेन की कला समीक्षा कहाँ छपी थी? तो रुडॉल्फ वैन लेडेन की कला समीक्षा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। रजा के दोनों चित्र कितने रुपए में बिके थे? तो रजा के दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिके थे। लेखक कब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बना? तो लेखक 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बना। अगला प्रश्न है, लेखक फ्रांस के लिए किस महीने में निकला? मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। तो लेखक फ्रांस के लिए सितंबर महीने में निकला। चित्रकला किसकी आवाज़ है? समाज की है, पेट की है, दिमाग की है, अंतरात्मा की है? तो चित्रकला अंतरात्मा की आवाज़ है। किसमें कहा गया कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है? रामायण में, महाभारत में, रामचरितमानस में, गीता में, उपनिषद में? तो ये बात कही गई गीता में कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। लेखक ने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में किस पद पर कार्य किया? राइटर, फोटोग्राफर, डिजाइनर, पेंटर। तो लेखक ने डिजाइनर के पद पर कार्य किया। कहाँ पर? एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में। प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर किस अकादमी के प्रोफेसर थे? वेनिस, पेरिस, वियना, बर्लिन। तो ये वेनिस अकादमी के प्रोफेसर थे। कौन? वाल्टर लैंगहैमर। लेखक के पिता का देहांत कब हुआ? मई 1947 में, मई 1948 में, मई 1949 में, मई 1950 में? तो 20 मई 1948 में लेखक के पिता का देहांत हुआ। सन 1948 में लेखक ने कहाँ जाकर चित्र बनाए थे? मनाली, नैनीताल, श्रीनगर, महाबलेश्वर। तो श्रीनगर में जाकर चित्र बनाए थे। हेनरी कार्टिन बेसा कहाँ का प्रसिद्ध फोटोग्राफर था? जर्मनी का, इटली का, रूस का, फ्रांस का? तो ये फ्रांस का फोटोग्राफर था। लेखक के जीवन का कहाँ का दौर जागृति का चरण था? पेरिस, बम्बई, गोंदिया, अकोला? तो ये बम्बई के जागृति का चरण था। लेखक ने जीनियस किसे कहा? मातिस को, सागाल को, पिकासो को, सेजा को? पिकासो को जीनियस कहा। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में हुआ था। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू।